अस्सलाम वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शानूर व्लॉग्स। आपको पता है रमज़ान की आमद है, तो सारी चीज़ें रमज़ान में आपको पता है इधर उधर हुई भी होती हैं। इधर उधर इन द सेंस कि सब कुछ चेंज हो रहा होता है, नया नया हो रहा होता है। तो आज दिन है जी कर्टन्स का और मैंने क्लीन करना है वॉशरूम। डीप क्लीन करूँगी इंशाल्लाह आज। अच्छा, तो ऐसा है कि कुछ दिन पहले ना बांग्लादेश से मेरे घर मेहमान आए थे, पलाश के भाई भी आए थे और दोस्त भी आए थे। तो उनसे ना पलाश ने मंगवाए हमारे घर के लिए कर्टन्स। यहाँ पोर्टुगल में जो कर्टन्स मिलते हैं ना वो बहुत ही हल्के होते हैं, उनमें से धूप बिल्कुल भी रुकती नहीं है। तो पलाश ने ना 3 कर्टन्स मंगवाए हमारे 2 बेडरूम्स के लिए और 1 टीवी लाउंज के लिए। तो जो न्यू कर्टन्स आए माशाल्लाह इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना हैवी कपड़ा है ना, उसमें से बिल्कुल भी धूप नहीं आती है कमरों में। और न्यू कर्टन्स का ना साइज भी बिल्कुल परफेक्ट था मेरी विंडो के लिहाज से। लेकिन जो मैंने पुराने कर्टन्स लगाए हुए थे ना, ये जो व्हाइट वाले आप देख रहे हैं, ये पुराने वाले कर्टन्स हैं। तो इनका जो साइज था ना वो थोड़ा सा शॉर्ट था। और मेरा ये प्लान था कि मैं सिर्फ न्यू वाले कर्टन्स ही ना यूज़ करूं, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ना फिर लगाऊं अपने रूम्स में। कॉम्बिनेशन करके लगाने का पर्पस ये था कि दोनों ही कर्टन्स यूज हो जाएं, कोई भी कर्टन अलमारी में ना पड़ा रहे। एक तो खामखा जगह भी लेगा और दूसरा पड़ा पड़ा जाया होगा। तो इसलिए बेहतर है कि दोनों का कॉम्बिनेशन करो और दोनों को ही लगा दो। तो ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन मैंने चूज किया था अपने गेस्ट रूम के लिए। थोड़ा वाइब्रेंट था इसलिए मैंने कहा चलो गेस्ट रूम में लगा देंगे। और माशाल्लाह दोनों का कॉम्बो बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। एक लाइट हो गया और एक थोड़ा सा डार्क हो गया। और व्हाइट कर्टन्स में से थोड़ी धूप भी आती है, जब दिल करे तो आप व्हाइट कर्टन्स आगे कर लें और ब्लू वाले हटा दें। और ब्लैकआउट करना हो तो ब्लू वाले आगे कर दें, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा। तो अभी बस फिलहाल तो मैं मेजरमेंट्स वगैरह करके देख रही हूँ कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो फिर उसके बाद ना मैं वाइट वालों को उधेड़ के ना इसको दोबारा से स्टिच करूंगी। और यहाँ बाहर के मुल्कों में आपको पता है सिलाई मशीन तो होती नहीं है, तो हाथ से सुई धागे से ही स्टिच करना पड़ेगा मुझे, और इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। अच्छा, पुराने वाले जो कर्टन्स थे ना मेरे, वो मैंने हाथों से ही स्टिच किए थे ना, तो मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता था। एक साइड कर्टन की ऊंची हो जाती थी और एक साइड नीची हो जाती थी। हालांकि मैं चौक से मार्क भी करती थी, लेकिन उसके बावजूद ना टेढ़े मेढ़े सिलते थे मेरे कर्टन। मतलब ना मेजरमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से ना इस तरह होता था। एक कर्टन ऊंचा हो जाता था तो दूसरा नीचा हो जाता था। तो मैं अपनी आपी से डिस्कस करी थी कि इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप ना स्टिच करने से पहले ना सारी मेजरमेंट लेके उसको, जो भी आपने फोल्ड वगैरह करना है ना, वो करके उसको सेफ्टी पिन लगा के उसके बाद आप स्टिचिंग करना स्टार्ट करना। मतलब कोई चांस ही ना हो कि कहीं से ऊपर हो जाएगा या कहीं से नीचे हो जाएगा। परफेक्ट उसकी ना मेजरमेंट आएगी। तो मैं मेजरमेंट करने के बाद ना सेफ्टी पिन लगा रही हूँ और माशाल्लाह परफेक्ट हुआ था। बिल्कुल सीधा कर्टन था, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं हुआ था। तो आप लोगों को भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है ना, अगर आप भी मेरे जैसे अनाड़ी हैं या नया नया ये काम करना शुरू किया है शादी के बाद, तो आप लोग भी ये टिप्स ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल इससे परफेक्ट मेजरमेंट आती है, कहीं से भी सिलाई टेढ़ी नहीं होती। तो एक कर्टन तो मेरा बिल्कुल रेडी है, सेफ्टी पिन वगैरह लगा दी हैं। अब दूसरा कर्टन जो है उसको लेकर आना है, उधेड़ना है और उसकी भी ऐसे ही मेजरमेंट करके सेफ्टी पिन लगानी है मैंने। तो खैर आज तो मैंने सिर्फ सेफ्टी पिन्स ही लगाई हैं, बट स्टिच नहीं किया। ये मैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि स्टिच करने के बाद और गेस्ट रूम में लगाने के बाद ये कैसा लगा था। और बाय द वे मैं इसको स्टिच इसलिए नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए थे और दूसरा मैंने जिम भी जाना था। मैंने आपको बताया था कि रमज़ान से पहले मैं जिम कर रही हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रमज़ान में भी जाती रहूँ ताकि थोड़ा सा वेट कंट्रोल हो। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या वेट गोल्स रखे हैं अपने रमज़ान के लिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा होता होगा ये जो ये ना सोचे कि रमज़ान में मैंने वेट लूज़ करना है। वो हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हम सब सोचते ज़रूर है कि वेट लूज़ करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान में। मगर होता क्या है, वो तो उलट ही हो जाता है। घटने के बजाय उल्टा बढ़ जाता है, पकोड़े समोसे और इस तरह की चीज़ें खा खा के। फिर भी हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह गोल्स तो सेट कर लेंगे। वो उनको अचीव करना या ना करना वो बात की बात है। खैर अब शुरू करने लगी हूँ मैं वॉशरूम की डीप क्लीनिंग। और ये है टाइल शाइनर जो मैं लेकर आई थी अपनी शॉप से। तो ये मैंने लेकिन यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी थक चुकी थी। ये मैं किसी और दिन यूज़ करूँगी। डीप क्लीनिंग मैं कर लूँगी, लेकिन शाइन जो है वो किसी और दिन लगाएंगे। मेरे वॉशरूम के जो फ्लोर की टाइल्स है ना, उसकी ग्राउट काफ़ी गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको इलेक्ट्रिक क्लीनर से मैं साफ़ करती हूँ। इलेक्ट्रिक स्पिनर जो है मेरे पास, क्योंकि मेरे 2 वॉशरूम्स हैं और अगर मैं हाथों से क्लीन करने लगती तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाना था और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगनी थी। तो मैंने सोचा इससे बेहतर है कि इलेक्ट्रिक स्पिनर लेती हूँ और इसी से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वॉशरूम्स में बिल्कुल भी किसी फ्लोर पे ना ड्रेनेज का रास्ता नहीं है। तो आपको जस्ट मॉपिंग टाइप ही करनी पड़ेगी, आप खुल के पानी नहीं गिरा सकते वॉशरूम में।
और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यार वॉशरूम तो ऐसी जगह है जिसको अच्छे से पानी से क्लीन होना चाहिए। तो बस ठीक है, फिर मॉपिंग वगैरह ही करती हूँ या फिर पानी गिरा लेती हूँ और फिर उसको ना मॉप से उठाना पड़ता है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो टॉयलेट और टब वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और अब सिर्फ फ्लोर्स ही रह गए थे। तो थोड़ा सा पानी तो ऑलरेडी गिरा ही हुआ था, उसी के ऊपर फिर मैंने हार्पिक डाल दिया था या कोई भी क्लीनर आप ले लें, एसिड क्लीनर। तो वो मैंने डाल दिया और उसके बाद ना इसको अच्छे से स्क्रब कर दिया था। थोड़ी देर ना मैं इसको छोड़ दूँगी और फिर दूसरे वॉशरूम में चली जाऊँगी ताकि ना एसिड को थोड़ा सा टाइम मिले इसको साफ करने के लिए। वैसे इलेक्ट्रिक स्पिनर है तो अच्छी चीज़, इससे एनर्जी काफ़ी बच जाती है, लेकिन इससे ना टाइम ज़्यादा लगता है, ये मैंने नोट किया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक स्पिनर ही यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन मेरी एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे इसका ये फ़ायदा है कि ये ना छोटे छोटे स्पेसेस में भी अच्छे से क्लीन कर देता है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है ना, तो टॉयलेट के पीछे से आगे से हर जगह से मतलब अच्छे से क्लीन कर रहा था। वैसे मैं सोच रही थी कि हम कितनी मेहनत करते हैं अपने घर को, अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा दिल कितना गंदा हो चुका है, उसको भी सफाई की ज़रूरत है, उसको भी पाक होने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है ही वो, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है, हर वक्त हमारे साथ है। और जब हमारा दिल साफ नहीं होता तो वो हमें कितनी तकलीफ देता है। दूसरों को तकलीफ नहीं होती है बट हमें होती है। तो अपने आसपास की चीज़ों के साथ साथ अपने दिल को भी साफ रखा करें। बुग़्ज़, कीना, चुगली, हसद, ये सब चीज़ें हमारे दिल को बहुत गंदा कर देती हैं और इस नुकसान भी सिर्फ हमारा ही करती हैं, किसी और का कोई नुकसान नहीं होता। तो अपने दिल को हल्का फुल्का कर लें, उसको साफ सुथरा कर लें, फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा फील होगा। और पलाश के अब्बा एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिस बंदे का वॉशरूम साफ है ना, उसका दिल भी साफ होता है। मुझे पता नहीं है इस बात की एक्चुअल लॉजिक क्या है, बट आई थिंक ये बात सच है, क्योंकि जो बंदा वॉशरूम क्लीन कर सकता है ना, वो डाउन टू अर्थ ही होगा। तो आई गेस दिल और वॉशरूम का कोई तो डायरेक्ट कनेक्शन है। चलें जी, स्क्रबिंग भी हो गई है और एसिड को टाइम भी मिल गया है, तो अब इसको मॉप से उठाने का टाइम है। मैं मॉप से ट्राई कर रही थी बट वो ना झाग ज़्यादा से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि थोड़ा डाइल्यूट हो सर्फ और एसिड, ताकि ना ये आसानी से उठ जाए। दूसरे वाले वॉशरूम में भी मैंने सेम प्रोसेस ही फॉलो किया था, एसिड लगाया और उसको थोड़ा सा टाइम दिया, स्क्रब किया और फिर मॉप से उठा लिया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, जो आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट में नज़र आ जाएगा, ये पूरे प्रोसेस को 1.5 से 2 घंटे लगे थे। और ख़ास तौर पे जब वीडियो बनानी होती है तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो आप जो मॉप्स देख रहे हैं ना मेरे पास, ये विलेजा के हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकले हैं। ख़ास तौर पे ये वाला जो मॉप है ना, जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये वॉल्स वगैरह क्लीन करने के लिए या छोटे स्पेसेस में साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसका जो ब्रश है ना, ये जिस तरफ को आप इसका रॉड घुमाएंगे ना, उसी तरफ को ये इसका ब्रश घूम जाता है। तो दीवारें वगैरह तो बेहतरीन साफ़ होती हैं ना इससे। और दूसरे वाला जो मॉप है उसको ड्राई करना इतना आसान है, बस पाँव से थोड़ा सा पुश करो और वो बेहतरीन ड्राई हो जाता है। तो ये दोनों ही मॉप्स हाईली रिकमेंडेड हैं। तो एट लास्ट एक वॉशरूम तो फाइनलाइज हो गया है और इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। अभी इतना फील नहीं हो रहा है इसका ग्राउट क्लीन, क्योंकि इसके अंदर ना पानी रुका हुआ है, उसकी वजह से डार्क लग रहा है, बट ये सूखने के बाद बेहतरीन हो गया था। तो अब कुछ टाइम के लिए ना साफ़ ही रहेगा, अगर मैं जस्ट मॉप भी करूँगी ना तो क्लीन ही रहेगा। बहुत ही खुशी हो रही थी मुझे, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम कर लिया था मैंने। वॉशरूम और किचन अगर साफ़ हो जाए ना तो ऐसे लगता है कि पूरे दिन का काम कर लिया है। छोटे वॉशरूम को भी सेम प्रोसीजर फॉलो करके ही मैंने मॉप कर लिया था और बस ये भी क्लीन हो गया था। बस अब रमज़ान में मुझे कोई फिक्र नहीं होगी कि मैंने कोई डीप क्लीनिंग करनी है वॉशरूम की। ईद के आसपास अगर ज़रूरत हुई दोबारा से डीप क्लीन करने की तो करूँगी, अदरवाइज़ रमज़ान में मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं एंड। आप रखें अपने दिल को और अपने वॉशरूम को साफ़ सुथरा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि कर्टन्स कैसे लग रहे थे। तब तक आप रखें अपना ख्याल, इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।